हाय स्टूडेंट्स, मैं पीके सिंगल ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, जो पिछला वीडियो है हमने उसमें राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न जो है आपको बेसिक बातें मैंने बताई थी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और फिर मैंने बताया था विश्व के किन प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है और भारत के किस भौतिक प्रदेश का वो भाग है ना। आपने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देख लिया होगा। अब देखिए आगे जो है हम जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं उनको अलग अलग से डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें जो है जो विशेष रूप से जो थार का मरुस्थल है और जो अरावली पर्वत है उस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जो पूर्वी मैदानी भाग है और जो हाड़ौती का पठार है उस पर कम प्रश्न आते हैं। तो अब देखिए अलग अलग चारों जो भौतिक प्रदेश है उनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मैंने कल आपको अच्छे से बताया था, टैथिस सागर से हुई है। यहाँ पर पहले टैथिस सागर था और लगभग प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हो। प्लीस्टोसीन बहुत ही नूतन युग, सीनोजोइक जो है, सीनेजोइक जो कल्प है उसका भाग है और ये बहुत ही नूतन काल कहलाता है। तो ये जो मरुस्थल है टैथिस सागर से उत्पन्न हुआ है और प्लीस्टोसीन बहुत ही नूतन समय, बहुत पुराना नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह विश्व का सबसे नवीन ऑब्लिक युवा मरुस्थल है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है विद्यार्थियों कि विश्व का सबसे नवीन है, युवा है, यंगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ द यंगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है इस मरुस्थल के बाद विश्व में किसी मरुस्थल का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे युवा या नवीनतम मरुस्थल कौन सा है। तो यह है अपना राजस्थान का थार का मरुस्थल। देखिए जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है इसी को हम लोकप्रिय रूप से थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और ये जो है आपको बताया भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई। आगे देखिए इसका जो एरिया है ना, कई बार आता है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 61.11%। तो देखिए यदि हम जोग्राफिकल एरिया जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 34239 वर्ग किलोमीटर, यदि इसका 61.11% देखें तो ये लगभग आता है 142.25 वर्ग किलोमीटर। ये कितना परसेंट है? 61.1। तो लगभग 2,09,142.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में मरुस्थल का है। और यदि इसको ऐसे नहीं तो कम से कम राउंड अबाउट 2 लाख वर्ग किलोमीटर भी याद कर सकते हैं। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान में फैला है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। इसको वो क्या कर सकता है, ऑब्लिक 61% भी कर सकता है। तो आप ये मत कहना कि सर ने तो 61.11% बताया था, ठीक है। और एग्जामिनर इसको 60% भी कर सकता है। तो देखिए 3 ऑप्शन हैं आपके सामने, 61.11, 61%, 60। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे प्रश्न आया 61.11%, दूसरा ऑप्शन आया 61%, तीसरा आया 61%, चौथा आया 62%। तो ऐसे ऑप्शन में आप देखिए किसको उत्तर देंगे, तो इसको ही देना पड़ेगा क्योंकि ये किताबों में भी दे रखा है, सब जगह लिखा हुआ है। पर यदि ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। मान लो ये 58% हो गया, तो ऐसे में उत्तर क्या हो जाएगा, फिर राउंड 61.11% के पास क्या आ गया, ये ऑप्शन आ जाएगा।
तो आपको उस समय 61% देना। पर यदि एग्जामिनर और कुछ चाहता है तो वो क्या करेगा, यदि वो 60% पूछना चाहता है तो वो ऑप्शन चेंज कर देगा, 40%, 50%, 80%। यदि ये ऑप्शन आएगा तो क्या उत्तर देंगे आप खुद ही समझ लें, 60%। वैसे भी मोटे रूप से पूरे भारत में कहीं पर भी सब जानते हैं कि राजस्थान का जो 60% क्षेत्र है वो रेगिस्तानी है, मरुस्थलीय है ना, परंतु जो मोटे रूप से थोड़ा 60 से ज़्यादा परसेंट है। तो आप देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र इसका जो है ये मरुस्थल है, और ये लगभग 61.11%। यदि परसेंटेज की बात करें तो ये मैंने बता दिया कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत है। देखिए यह भारत के कुल मरुस्थलीय भाग का 60% है ना। आपसे पूछे कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो भारत के कितना प्रतिशत है, तो 60% है। क्योंकि देखिए ये मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, इसका जो विस्तार है यदि आप देखें तो अन्य राज्यों में भी है। कहाँ पर है, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। तो देखिए गुजरात में भी फैला हुआ है, पंजाब में भी फैला हुआ है, हरियाणा। कई बार ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार, भारत में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। एक ऑप्शन होता है केवल राजस्थान में, एक ऑप्शन होगा राजस्थान पंजाब हरियाणा में, एक ऑप्शन होगा गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में, और एक ऑप्शन होगा गुजरात राजस्थान पंजाब और हरियाणा। तो कई बच्चों को क्या है पता नहीं होता तो केवल राजस्थान कर देते हैं वो, है ना। तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। देखिए एक मैं छोटा सा मैप बना के समझा देता हूँ आपको। देखिए अरावली के पश्चिम में, तो देखिए ये जो है यहाँ पर क्या है, पंजाब है, आपको पता है उत्तर में पंजाब है। इधर हरियाणा बताया था मैंने आपको, और इधर गुजरात। तो विद्यार्थियों मैंने आपको क्या बताया अभी देखें, इस पे ध्यान दें। उत्तरी गुजरात, तो ये गुजरात का उत्तरी भाग हो गया, पंजाब का दक्षिणी भाग, ठीक है, ये दक्षिण का भाग हो गया, और हरियाणा का ये दक्षिण और पश्चिम भाग। तो गुजरात का उत्तरी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा का दक्षिण पश्चिम भाग में। तो इसका विस्तार राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते। तो ये सारा भारत में कहलाएगा। तो इस कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना है, 60% है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखें। देखिए और क्या है, बहुत सारी विशेषताएं इसकी। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का और वैसे छोटी क्लासों से ही सबको पढ़ाया जाता है, सहारा। ये अफ्रीका में है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है ना। देखिए अफ्रीका का नक्शा है, आपको पता है इस टाइप का है ना। तो ये जो इसका उत्तरी भाग है, यहाँ पर है ये सहारा, मोटे रूप से। तो ये क्या है विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यदि इस क्रम में देखें तो विश्व में बहुत सारे मरुस्थल हैं जो फेमस हैं, है ना। तो उसमें ये 17वां आता है। आपको पता है गोबी का मरुस्थल मंगोलिया का बहुत फेमस है, चीन का टकला मकान फेमस है ना। सऊदी अरब में
जो है बहुत फेमस मरुस्थल है, और दक्षिण अमेरिका में है अटकामा है ना, पैटागोनिया का मरुस्थल है। तो इस तरह से पूरे विश्व में ये जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का 17वां मरुस्थल है। देखिए इसका जो विस्तार है राजस्थान के कितने ज़िलों में है ये पूछ सकता है, 12 ज़िलों में है। तो राजस्थान के जो 12 ज़िले हैं वो मरु ज़िले हैं, है ना। देखिए कौन कौन से हैं, मैंने पहले बताया था आपको, और है ना इसी एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए मैं कोड वर्ड से याद लिखा हूँ क्योंकि पहले आपको बता चुका हूँ। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना। 4 देखे विद्यार्थी याद है। सेकंड जो वीडियो मेरा इसमें मैंने आपको देखिए वहाँ पर जो मैंने ज़िले बताए थे उसका उद्देश्य ये था कि आगे जो ज्योग्राफी पढ़ते हो जो प्रश्न आते हैं वो उसी क्रम में आते हैं, तो मैंने एक सिस्टम से उसमें बताया था, तो वही सिस्टम आप देखना जगह जगह आएगा। तो 4 ज़िले तो इसमें जो है मरुस्थल के वो ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श कर रहे हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़। गंगानगर से अलग हुआ हनुमानगढ़, ये मरु जिला हो गया। फिर इधर शेखावाटी बताए थे, चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, इधर झुंझुनू बताया था यहाँ, और ये सीकर बताया, है ना। ये इस रेखा को थोड़ा सा इधर कर लो क्योंकि अरावली के लगभग पश्चिम में पड़ते हैं। तो 3 शेखावाटी के हो गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गए। इधर मैंने बताया था सिरोही, तो सिरोही को छोड़ दीजिए। सिरोही के आगे मैंने बताया था जालोर, फिर बताया था पाली, फिर बताया था जोधपुर, और फिर बताया था नागौर। देखिए सेकंड वीडियो जिसने नहीं देखा उसको अच्छे से देखें और इन जिलों को याद करें, क्योंकि देखिए कोड वर्ड जो है बहुत जल्दी से दिमाग में याद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार लंबा लंबा अपन ऐसे पूरे ज़िले लिखते हैं ना तो वो याद भी नहीं होते। तो देखिए राजस्थान में आपसे पूछे कितने मरु ज़िले हैं, तो ये 12 ज़िलों में फैला, अर्थात ये क्या है, मरु ज़िले। कितने हो गए, 12। और देखिए कभी कभी ये पूछ लेता है विकास खंड, मरु विकास खंड कितने हैं राजस्थान में, तो 85 जो हैं ऐसे ब्लॉक्स हैं जो डेजर्ट ब्लॉक्स कहलाते हैं। तो राजस्थान में 12 मरु जिले और 85 मरु विकास खंड है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। हनुमानगढ़ जो गंगानगर से अलग हुआ। 3 शेखावाटी के ज़िले, चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर सिरोही छोड़ दीजिए, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर। जालोर, पाली, जोधपुर। देखिए विद्यार्थियों ये जो नीचे यहाँ सिरोही है, ध्यान रखना, सिरोही का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो भी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है, परंतु पूरा जिला इसमें मरु जिला नहीं है। जो मरु जिलों के रूप में तो 12 ही हैं, पर यदि कभी ऑप्शन ऐसा न आए 12 और 13 आए तो फिर आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका मतलब है सिरोही को जोड़ रहा है। पर वैसे मरु जिले 12 ही हैं। तो परंतु आपको बता दूं कि सिरोही का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो मरु प्रदेश है। देखिए कई बार आता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखिए सिरोही में है ना शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क है, और यहाँ वर्षा आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, तो अति आर्द्र प्रदेश भी है, 150 सेंटीमीटर होती है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जलवायु ठंडी होती जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी यहाँ के उत्तरी भाग में पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ की नक्की झील जम जाती है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है लगभग वो है सिरोही। और देखिए यदि जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की लगभग
40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो क्षेत्रफल तो हो गया, मैंने बताया था लगभग 61.11% है ना, और जनसंख्या कितनी होगी 40%। तो ये जो है मरुस्थल, देखिए मरुस्थल में 40% जनसंख्या यदि रहती है तो हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ी जनसंख्या मानी जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान का मरुस्थल है ना, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कैसा? डेंसेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में किसी भी मरुस्थल में इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती है जितने थार के मरुस्थल में करती है। 40% जनसंख्या, यदि आप इन 12 जिलों की जनसंख्या को देखेंगे लगभग 40% है, और विश्व के किसी मरुस्थल में इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती है। और जो हम कहते हैं कि सघनतम है, घना बसा का मतलब होता है घनत्व से। तो यदि हम देखें तो यदि घनत्व की बात करें तो लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है, जो एक मरुस्थल के हिसाब से बहुत ज़्यादा माना जाएगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, जो थार का मरुस्थल है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है ना। देखिए एक विशेषता मैंने और बताई थी पहले, विश्व का सबसे नवीन, सबसे युवा मरुस्थल है। इसके बाद किसी मरुस्थल का निर्माण नहीं हुआ है। और विशेषता क्या बताई मैंने कि विश्व का सबसे घना बसा है। दिस इज़ द यंगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द मोस्ट डेंसेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहते हैं। और यदि बात करें तो देखिए आप, राजस्थान में जनसंख्या का जो बड़ा शहर है जोधपुर, सेकंड जोधपुर जो है जयपुर के बाद राजस्थान में जनसंख्या का सबसे बड़ा शहर है, सेकंड। दूसरा सबसे बड़ा शहर और जिला, यदि जनसंख्या की बात करें तो देखिए दोस्तों, जोधपुर जो है, जयपुर इधर, जयपुर राजस्थान में जनसंख्या का सबसे बड़ा जिला भी है और शहर भी है। जोधपुर जो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है और जिला भी है, जो कहाँ पर स्थित है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। तो देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको मैं रिवाइज करा दूं, फिर मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उसमें ये उत्तर और पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र को उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्ट सैंडी प्लेन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई है। यहाँ पहले टैथिस सागर था और इसका जो निर्माण है प्लिस्टोसीन युग में, जो कि सीनेजोइक एरा में है, जो बहुत ही नवीन काल माना जाता है, उसमें इसका निर्माण हुआ है। इसलिए हम कहते हैं विश्व का सबसे नवीन युवा मरुस्थल है। इसके बाद किसी मरुस्थल का निर्माण नहीं हुआ है। यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 61.11% भाग पर मरुस्थल है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2,09,142.25 वर्ग किलोमीटर आता है। यद्यपि ये पूछा नहीं जाता है, ये परसेंटेज ही पूछी जाती है। और मोटे रूप से 2 लाख वर्ग किलोमीटर याद कर लें। ये ऑप्शन नहीं हो तो 61%, 61% नहीं हो तो 60%, ये इसका ध्यान रखें। भारत का कुल मरुस्थलीय भाग का कितना है? 60%, क्योंकि ये भारत के अलावा 4 राज्यों में भी, गुजरात के उत्तर में, पंजाब के दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में भी फैला हुआ है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस क्रम में 17वां है। इसका विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है, जो ये अरावली के इधर है: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, सिरोही छोड़ दीजिए, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर।
और वैसे सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग भी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। 12 मरु जिले। मरु विकास खंड पूछें तो 85। राजस्थान में इस भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। और ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। इतनी जनसंख्या विश्व के किसी मरुस्थल में निवास नहीं करती। राजस्थान में जनसंख्या का दूसरा बड़ा शहर और जिला जोधपुर इसी भौतिक प्रदेश में स्थित है। यहाँ का जो घनत्व है लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अब इसके बाद और क्या बातें हैं उसको देखते हैं अपन। देखिए विद्यार्थियों, और इसकी क्या विशेषता है। इसका ढाल है ना, आपका ढाल पूछ सकते हैं। तो देखिए 3 तरह से समझें। एक तो उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूर्व से पश्चिम, और तीसरा है मिक्स कर दो तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, है ना, इस तरह से। देखिए कैसे है ये, देखिए मरुस्थल है आपका। देखिए दिशा सूचक की यदि बात करें तो ये देखिए, ये राजस्थान का उत्तर है इसका मरुस्थलीय क्षेत्र का, ये दक्षिण कहलाएगा, ये पूर्व कहलाएगा, और ये पश्चिम कहलाएगा, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने आपको दिशा सूचक बता ही रखा है। उत्तर, क्योंकि देखिए दिशा सूचक बार बार आएगा और ज्योग्राफी में इसका बड़ा महत्व है। उत्तर होता है टॉप ऑफ द मैप, बॉटम ऑफ द मैप साउथ, तो ये बॉटम कहलाएगा इसका। इधर जो है पूर्व कहलाएगा और इधर का हिस्सा पश्चिम कहलाएगा। तो देखिए उत्तर से दक्षिण, इसका ढाल किधर है? उत्तर से, एक तो ऐसे, और दूसरा मैंने बताया पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से तो दक्षिण की ओर है और पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत का ढाल इधर है या फिर उधर है, पूर्वी मैदान की ओर। तो इधर की तरफ ढाल के किधर आएगा? इस साइड में। और देखिए यदि दोनों को मिला दो तो ये क्या कहलाया? उत्तर पूर्व से, ये दोनों मिला के उत्तर पूर्व कहलाएगा, और ये दोनों को मिला दो तो दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल सिंपल है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, है ना। देखो इधर जो नदियाँ वगैरह हैं, पता है आपको, लूनी नदी जो है ये इधर की तरफ जाती है। इधर घग्गर नदी भी इधर की तरफ थोड़ी सी जा रही है, तो ये सब इधर की तरफ बह रही है ना। ये लूनी नदी ना, ये अजमेर से निकलकर और इधर की तरफ ये कच्छ की खाड़ी की तरफ जाती है ना। घग्गर नदी है आपके। तो इसका जो जनरल ढाल है वो ये लूनी नदी इधर से आती है ना। आपको पता है यहाँ से अजमेर से निकलती है, तो ये तो नदियों में पढ़ेंगे हम, है ना। तो अजमेर से निकलकर इधर नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर जिलों में होते हुए कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। तो ये इसके ढाल की बात हो गई। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई पूछ सकते हैं आपसे। डेढ़ 150 से 300 मीटर। देखिए डॉक्टर एच एस शर्मा की किताब है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल बहुत ही प्रामाणिक किताब है, बाय डॉक्टर एच एस शर्मा। मैंने बहुत सारी बातें उनकी किताब से ली हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए। और आप भी जो है विद्यार्थी, देखिए गाइड नहीं पढ़ें और एक अच्छी किताबें पढ़ें। तो डॉक्टर एच एस शर्मा एक ऑथोरिटी हैं राजस्थान में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं उनका छात्र रहा हूँ। मैं राजस्थान कॉलेज जयपुर से, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए किया था, और मैं उनका छात्र हूँ और अक्सर उनसे मिलना होता रहता है, और वो मुझे इसके बारे में बताते भी रहते हैं, और उनका रिसर्च वर्क भी है राजस्थान के ऊपर। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो उस किताब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई गाइड में 200 से 300 दे रखा है
है ना, इसलिए मैंने आपको बताया। तो विद्यार्थियों, ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है, इसको ज़रूर से पढ़ें। देखिए, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो सिलेक्शन चाहते हैं, उनको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अच्छी किताबों के बिना सिलेक्शन जो है में बड़ी दिक्कत आती है। तो औसत ऊंचाई हो गई, है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई, हालांकि इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं, पर अब ठीक है, तैयार करना पड़ता है। लगभग 640 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, यद्यपि ये पूछा नहीं जाता, आज तक भी नहीं पूछा गया, 300। ध्यान रखना कि ये किलोमीटर में है लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई किस में, मीटर में, ध्यान रखना। तो ये भी कभी कभी वैसे नहीं पूछते, पर अपने को पता होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, और क्या है, अक्षांशीय यदि विस्तार की बात करें तो मैं मैप पे ही बता देता हूँ। मोटे रूप से लगभग ये इधर सिरोही के ऊपर जालोर के यहाँ से अगर शुरू करें लगभग, और ये ऊपर आपको पता ही है, तो ये लगभग 25 डिग्री जो नॉर्थ की अक्षांश रेखा है वहाँ से, और ये आपको पता ही है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ जो है कोणा गांव से गुजरती है। तो ये इसका लगभग अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। तो ये लगभग हो गया 5 डिग्री और 12 मिनट, है ना। और यदि देशांतरी विस्तार की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये आपको पता है जैसलमेर से जा रही है एक रेखा, और ये लगभग ये है ना झुंझुनू के थोड़ा इधर यहाँ मान लो लगभग मोटे रूप से, क्योंकि चोरोजुनू सीकर ये झुंझुनू का हिस्सा यहाँ पर है। तो इधर आपको पता ही है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, और आगे तो 78 डिग्री 17 मिनट है, पर ये लगभग 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। मोटे रूप से इसको हम इसका देशांतरी विस्तार कह सकते हैं। तो यदि हम 76 इसमें से घटाएंगे तो आएगा लगभग 7 डिग्री, है ना, ये 15 मिनट। तो लगभग जो है इसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 12 मिनट है, और जो देशांतरी विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट है। तो ये देखिए इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आगे आएंगी, क्योंकि देखिए थार का मरुस्थल जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। राजस्थान में 2 ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं इस 4 भौतिक प्रदेश में से, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और एक जो है आपका अरावली पर्वत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें विद्यार्थियों हमने एक तो ढाल समझा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण, क्योंकि नदियां जो हैं आप देखें इसी दिशा में जा रही हैं। औसत ऊंचाई डॉक्टर एच एस शर्मा साहब के अनुसार, जो प्रमाणिक पुस्तक भी है, 150 से 300 मीटर है, यद्यपि कई जगह 200 से 300 मीटर भी मिलती है। इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर है ना, और जो इसका चौड़ाई है वो 300 है ना। लंबाई यूँ ज़्यादा है और ये कम है। अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 12 मिनट में फैला है, देशांतरी विस्तार लगभग 7 डिग्री 15 मिनट देशांतरों में फैला हुआ। तो ये अक्षांशीय स्थिति में 25 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, देशांतीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, है ना। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको अपन आगे और चीज़ें भी इसमें पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यह प्राकृतिक नहीं अपितु मानवकृत
मरुस्थल है। देखिए ये बहुत अच्छी ऐसी विशेषता है जो पूछी जा सकती है। इट इज़ नॉट ए नेचुरल डेजर्ट बट इट इज़ ए मैन मेड डेजर्ट। ये कैसा है? इट इज़ नॉट ए नेचुरल डेजर्ट, इट इज़ ए मैन मेड डेजर्ट, और इसको हरा भरा किया जा सकता है। देखिए मरुस्थल को हरा भरा नहीं किया जा सकता, पर एक ऐसा मरुस्थल है जिसको हरा भरा किया जा सकता है। तो विश्व का सबसे नवीन है, सबसे घना बसा है, और तीसरा क्या है? मानवकृत मरुस्थल है। देखिए इसमें आपको दो एक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। यदि आप देखें तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा की सभ्यता है ना? हिस्ट्री में पढ़ा होगा कालीबंगा की सभ्यता, जो सिंधु घाटी स्थल, सिंधु घाटी स्थल कई बार आता है। यदि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखना चाहें तो कहाँ जाएंगे? कालीबंगा में जाएंगे। और यदि यहाँ देखें सीकर में गणेश्वर की सभ्यता है, सीकर में, ये कहाँ हो गई? हनुमानगढ़ में। यहाँ मैंने हनुमानगढ़ जिला याद कराया था, आपको याद है? तो देखिए विद्यार्थियों, क्या सभ्यता के पालने स्थल कभी मरुस्थल में विकसित हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना? विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ना कालीबंगा की सभ्यता, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर उन जिलों में स्थित है वर्तमान में जहाँ पर आज जो है मरुस्थल है। इसका मतलब यहाँ पर पहले मरुस्थल नहीं था, नदियाँ थी, हरा भरा था। तभी तो देखो कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ मल शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो आप सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर में से इसका स्थान था, और यहाँ बहुत पहले कपास की खेती तक के प्रमाण इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। तो अब देखिए आगे चलें, तो ये जो गंगानगर है आपका, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अन्नागार। जो मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने भौगोलिक उपनाम के भी आपको 2 वीडियो डाले हैं जिसमें आपको सारे मैंने राजस्थान के देखे, उनको अच्छे से देखे, उनमें 2-2, 3-3 तक प्रश्न आते हैं राजस्थान के भौगोलिक उपनाम से। तो ये जो है गंगानगर में इतना खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है कि हम कह रहे हैं राजस्थान का अन्नागार है। तो इसका मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो मैंने आपको बताया कि जो गंगा का मैदान है ये उसी के भाग हैं जो टैथिस सागर से बने हुए हैं, और जैसे पूर्वी मैदान बहुत उपजाऊ मिट्टी वाला है, पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। और जैसे इंदिरा गांधी नहर आई, गंगा नहर आई, और आप देखो सोना उगलने लग गई यहाँ की मिट्टी। तो इसका मतलब ये पहले मरुस्थल नहीं था। आगे चलिए, देखिए गंगा, ये बीकानेर वाला क्षेत्र बहुत पहले जांगल प्रदेश कहलाता था। यहाँ के राजा को जांगलघर बादशाह की उपाधि भी दी गई, और ये काफ़ी क्षेत्र था, इसका विस्तार था। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में इतने सारे जंगल थे कि इसको जांगल प्रदेश नाम पड़ गया, है ना। तो इसका मतलब जंगल कहाँ होंगे? जहाँ वर्षा होगी, हरियाली होगी, नदियाँ होंगी, है ना। तो वर्षा इसका मतलब बहुत पहले कभी खूब होती होगी यहाँ पर, और तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मरुस्थल था। जैसलमेर में आकल वुड फॉसिल्स पार्क है ना, आपको पता है। यहाँ आप देखिए जूरैसिक काल जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले था, और आपको पता है एज ऑफ डायनासोरस कहते हैं जूरैसिक काल को। और उस समय के यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। लकड़ी के बहुत सारे वृक्ष रहे होंगे जो गिर गए, और आज भी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं और एकदम पत्थर जैसे हो गए, उनको जालियों से ढक ढक के सुरक्षित कर रखा है। तो ये प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये पहले कभी मरुस्थल नहीं था, हरा भरा क्षेत्र था। नहीं तो लकड़ी के जीवाश्म कहाँ से आए? देखिए जोधपुर में खेजड़ली गांव में आपको पता है कौन सा
आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन है, जिसका अपन वनस्पति में ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ तो एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। अमृता देवी ने इसको चलाया था। इसका उद्देश्य था कि खेजड़ी के वृक्ष को बचाना। राजा ने आदेश दे दिए थे कि जो है महल में बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, इसको काट दिया जाए, उसको चूने को गलाना था, तो उसको जो लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो आप देखिए अमृता देवी, है ना, और बहुत सारे 363 लोग जो है वो पेड़ों से चिपक गए, खुद मर गए, परंतु उन्होंने पेड़ों की रक्षा करी। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन चिपको आंदोलन कहाँ चला? मरु जिले जोधपुर में। तो ये देखिए आप, राजस्थान का अन्नागार गंगानगर, कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़, गणेश्वर की सभ्यता सीकर, चिपको आंदोलन जोधपुर खेजड़ली, जंगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, आंकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर। और देखिए विद्यार्थियों, ये देखिए इंदिरा गांधी नहर, है ना, आपको पता है ना, ये इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसको मरु गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थल में बहती है, मरुस्थल की गंगा कहलाती है। तो आपने कभी सोचा कि विश्व की सबसे बड़ी नहर राजस्थान के मरुस्थल में क्यों बनाई गई? सहारा मरुस्थल में क्यों नहीं बनाई भाई? सहारा विश्व का इतना बड़ा मरुस्थल है, वहाँ लोगों का फ़ायदा होता है ना, परंतु राजस्थान में क्यों बनाई? तो राजस्थान में इसलिए बनाई क्योंकि ये प्राकृतिक मरुस्थल नहीं है, इसको हरा भरा किया जा सकता है। और जो इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य भी है कि उत्तरी पश्चिम राजस्थान को हरा भरा कर रहा। तो यदि विद्यार्थियों ये प्राकृतिक मरुस्थल होता तो इसे कभी भी हरा भरा नहीं किया जा सकता था। और इंदिरा गांधी नहर का ही परिणाम है कि आज आप देखिए इधर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इतनी हरियाली हो गई। विद्यार्थियों में बहुत पहले गया था, यहाँ पर एक जगह है जैसलमेर में मोहनगढ़, हमारे कॉलेज का एक टूर गया था, बहुत सालों पुरानी बात बता रहा हूँ। तब देखिए मैंने देखा चारों तरफ हरियाली के अलावा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा यार कौन कहता है मरुस्थल है, चारों तरफ जहाँ जहाँ भी निगाहें जा रही थी हरियाली के बदला कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे अपन कोटा में हाड़ौती में देखते हैं, इतने ही चारों तरफ हरियाली वहाँ पर थी। तो देखिए इंदिरा गांधी नहर आने से इतना फ़र्क पड़ गया कि चारों तरफ हरियाली हो गई। तो देखिए विद्यार्थियों ने बहुत सारे उदाहरण बताए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक नहीं अपितु मानवकृत मरुस्थल है, और इसीलिए जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे आपको पता है इस मरुस्थल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक वीडियो में उनको समेटना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज तो मैं इसमें इतना ही करूँगा आपको, और अभी आने वाले 2-4 वीडियो में और जो बातें हैं उसके इसके जो प्रदेश हैं, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, है ना, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। 2-4 वीडियो इन पर बन सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको यदि अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो करने में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसमें मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बता दिए आपके जो काम आएंगे। तो आज तो विद्यार्थियों इतना, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।